नमस्कार। बजट का इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां कंसेक्यूटिव बजट पेश करेंगी। आखिर ग्लोबल उठापटक के बीच एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी की किस तरह की उम्मीदें हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अजय सहाय, डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, FIO। डॉक्टर सहाय, आपका शुक्रिया। देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस और बढ़ते प्रोटेक्शनिज्म के बीच भारत की गिनती तेजी से बढ़ रही मेजर इकोनॉमीज में हो रही है। वहीं निर्यात में भी मोमेंटम देखा जा रहा है, लेकिन आगे चलते हुए कई चुनौतियां भी रह सकती हैं। ऐसे बैकड्रॉप में बजट कितना अहम होगा? जब हम बजट को देखते हैं तो हम बजट से उन इश्यूज की अपेक्षा करते हैं जो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कॉम्पिटिटिव बनाने की बात करेंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम चाह रहे हैं कि जो टैरिफ रैशनलाइजेशन की बात है, कस्टम्स ड्यूटी रैशनलाइजेशन है, पर जितनी लो ड्यूटी रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट पे आएगी उतना एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होता है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के इश्यूज है, कुछ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और ज्यादा एक्सेंचुएट हो गया बिकॉज इंडिया ने जिस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं वहाँ फिनिश गुड जीरो ड्यूटी पे आ रहा, रॉ मटेरियल पे हाई ड्यूटी है। तो इस तरह की चैलेंजेस जो है वो हम एक्सपोर्ट्स पे जरूर चाहेंगे बजट को एड्रेस करें। हमारे और इश्यूज है जैसे कि एक इंडिया की अपनी शिपिंग लाइन होना चाहिए, हमें R&D कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ओवरसीज मार्केटिंग के लिए क्या सपोर्ट होना चाहिए। तो ये सब जो हमारे मीडियम टू लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं हम बजट में उन इश्यूज को एड्रेस होते हुए देखना चाहते हैं। एक्सपोर्ट के जो इमीडिएट इश्यूज है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत काफी एड्रेस हो गए। डॉक्टर सहाय, यानी शॉर्ट टर्म की चुनौतियों को एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के जरिए एड्रेस किया जा रहा है। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिजिटल ड्रिवन फ्रेमवर्क है। MSMEs को दरअसल कोलैटरल और बोरोइंग कॉस्ट की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में किए गए इंटरवेंशंस इन्हीं पहलुओं पर फोकस करते हैं। ऐसे में इंडस्ट्री से कैसे फीडबैक मिल रहा है? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट MSMEs के लिए एक बहुत बड़ा इशू रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट भी रहा है, जैसे आपने बताया कि कोलेट्रल की बात आई है और इस समय हम देखें तो कोलेट्रल फ्री जो लोन है वो DGFT ने एक स्कीम रोल आउट की है जिसमें 10 करोड़ तक का कोलेट्रल फ्री लेंडिंग है, जिसमें 85% कोलेट्रल फ्री रहेगा फॉर माइक्रो एंड स्मॉल को, 65% मीडियम कंपनीज को रहेगा। दूसरा हम एक देख रहे हैं जो एडिशनल क्रेडिट लिमिट की बात आई है, जो US के जो एक्सपोर्टर इफेक्टेड हुए हैं उनके लिए 20,000 करोड़ का एक अलग 100% कोलेट्रल फ्री लेंडिंग का प्रावधान किया गया है। तो गवर्नमेंट ने काफी हद तक अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत एड्रेस किया गया है। दूसरी चीज, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी है, तो जहां इसका एक जो पहलू है वो इनवर्ड लुकिंग है, जो फाइनेंसेस के इश्यूज को दिखता है। दूसरा हमें मार्केट एक्सेस की तरफ ले जाता है, जहाँ पे हम एग्रेसिव मार्केटिंग की बात करते हैं, हम कंप्लायंस कॉस्ट की बात करते हैं, हम वेयर हाउसिंग सेटिंग की बात करते हैं, इनलैंड फ्रेट की बात करते हैं। तो जो दोनों इश्यूज को हैं, जो मार्केटिंग और फाइनेंसेस के जो मेन इश्यूज हैं वो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन काफी हद तक MSMEs के लिए एड्रेस कर रहा है। डॉक्टर सहाय, FTAs जहां एक तरफ नई संभावनाएं खोल रहे हैं, वहीं MSMEs इन ट्रेड एग्रीमेंट्स का पूरा फायदा ले सकें, इसके लिए आपके क्या सुझाव होंगे? आप यूटिलाइजेशन रेट को भी कैसे एनालाइज करते हैं? तो FTA यूटिलाइजेशन कंपेयर टू पार्टनर कंट्री काफी कम है और इस पे गवर्नमेंट ने भी अपनी कंसर्न दिखाई गई है और EPCs, FIO सब इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इसमें 2 इश्यूज हैं मेनली। एक तो सेंसिटाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री, बिकॉज बहुत से कंसेशन होते हैं जो कि इंडस्ट्री को पता नहीं चलता और इंडस्ट्री उसको अपने जो काउंटर पार्ट बायर्स को नहीं बताती कि अगर आप इंडिया से इंपोर्ट करेंगे तो हमारा जीरो ड्यूटी पे आएगा, दूसरे पार्टनर कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो नॉर्मल टैरिफ आएगा, आपको इतना एडवांटेज मिलेगा। तो अब जो हम देख रहे हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है उनकी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन एक तो ट्रेड कनेक्ट पोर्टल पे पूरी आ रही है, अगर इंडस्ट्री को किसी प्रोडक्ट के बारे में मालूम करना वो इन्फॉर्मेशन है। सेकेंडली, DGFT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स काफी सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखिए इंडिया UK सीटा पे कम से कम 5 सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हमने सिर्फ दिल्ली में किए हैं और हम एक बॉडी है, बहुत सी बॉडियों के साथ होगा, तो सेंसिटाइजेशन का इशू। दूसरा इशू होता था जो FTA के साथ जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है उनके कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन अब उनको भी कंप्लीटली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला दिया गया है। जो भी एजेंसीज हैं वो डिजिटली सर्टिफिकेट ऑफ इशूएंस इशू करती हैं, एक टाइम लिमिट है उसको मॉनिटर करते हैं। तो ये दोनों इशू एड्रेस होने से इंडस्ट्री को काफी फायदा मिलेगा, यूटिलाइजेशन डेफिनेटली बेटर होगा।
क्या हमें एफटीए को ट्रेड के नजरिए के अलावा भी देखना होगा? एफटीए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत सक्सेसफुल इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज बहुत सी ग्लोबल कंपनी इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करना चाहती है। तो हमारा जो इफेक्टिव एफटीए पार्टनरशिप है वो हमें इन्वेस्टमेंट लाने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। डॉक्टर सहाय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूएस इंडियन एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा बाजार रहा है, पर जहां तक न्यूअर मार्केट्स की बात है, बाजार को समझने, रिलेशनशिप को डेवलप करने और बायर के साथ कॉन्फिडेंस बनाने में समय लगता है। ऐसे में ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं? बॉटम लाइन ये है कि जब भी आप डाइवर्सिफाई करते हैं, नए मार्केट में जाते हैं, तो आप किसी एग्जिस्टिंग सप्लायर को रिप्लेस करेंगे, तभी वो मार्केट आपको मिलेगा। उस सप्लायर को रिप्लेस करने के लिए आपकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। जो आज इंडियन प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है कि उनको इस दिशा में बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने चाहते हैं। हमारे प्रोडक्ट वेल रिकॉग्नाइज हो गए हैं और कॉम्पिटिटिव भी हैं। लेकिन जो भी डाइवर्सिफिकेशन होता है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है, क्योंकि अगर जब हम एफटीए के थ्रू नए मार्केट बताते हैं, इंडस्ट्री पहले उसमें ड्यू डिलिजेंस करती है, उनका मार्केट सर्वे करती है, अपने प्रोडक्ट करती है, अपने बाहर से कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश करती है, तो ये प्रोसेस 2 to 3 इयर्स का जनरली है। लेकिन कुछ सेगमेंट अगर हम देखें तो इसमें बहुत जल्दी ओवरनाइट भी हमने देखा है सक्सेस आया। फॉर एग्जांपल मैरीन प्रोडक्ट की बात करें, जो कि यूएस में टैरिफ लगने से इक्वाडोर को काफी मार्केट मिल गया, मैक्सिको मिल गया, कनाडा को मिल गया, हम उससे काफी आउट हो गए। लेकिन हमने बहुत जल्दी अदर मार्केट में, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, उसमें मार्केट हमने पा लिया है। तो एक जो हमारा मार्केट लॉस हो रहा है वो कुछ जगह हम जल्दी कर ले रहे हैं, कुछ जगह दूसरी तरफ भी कर रहे हैं कि हम बहुत अट्रैक्टिव डोमेस्टिक मार्केट हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब एक मेन मार्केट से इंडियन एक्सपोर्टर निकलते हैं तो वो दूसरी मार्केट की जाने की जगह डोमेस्टिक मार्केट में भी आ सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट आज की डेट में काफी अधिक सपोर्ट कर रहा है इंडस्ट्री को। कुछ सेक्टर की बात करें, जब रेड सी की क्राइसिस हुई थी और सेरेमिक सेक्टर एक्सपोर्ट अफेक्टेड हुए थे, तो सेरेमिक सेक्टर को डोमेस्टिक मार्केट इतना सपोर्ट किया कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कोई प्रेशर नहीं हुआ है। तो एक तरह से ये अच्छा भी है इंडियन इकोनॉमी के लिए, लेकिन एक तरह का चैलेंज भी है कि डाइवर्सिफिकेशन जब करना पड़ता है तो डोमेस्टिक मार्केट भी एक कंपैरेटिव मार्केट बन के आता है। डॉक्टर सहाय, इंडिया यूएस बीटीए की नेगोशिएशंस काफी जटिल या यूं कहें कि कॉम्प्लेक्स रही हैं और इनमें समय भी काफी लग रहा है। जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं उसमें इंडस्ट्री को क्या अपेक्षा करनी चाहिए? इंडिया यूएस बीटीए जिस तरह की इंडिकेशन आए हैं, ये दोनों साइड कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव है कि ये कंक्लूड होगा। कितनी जल्दी कंक्लूड होगा वो इंडस्ट्री के लिए जरूर एक इशू है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे फैशन ड्रिवन सेक्टर्स होते हैं, जैसे एपरल सेक्टर हो गया, फुटवियर सेक्टर हो गया, वहाँ नेक्स्ट सीजन्स के ऑर्डर जनरली दिसंबर तक फाइनलाइज होते हैं। देखो, इंडियन एक्सपोर्टर्स का यूएस कस्टमर के साथ इतना अच्छा रिलेशन रहा है, यूएस बायर्स के साथ इतना अच्छा रिलेशन रहा है कि बायर्स ने वो डिसीजन अभी 1 महीने के लिए डेफर कर दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस महीने के अंत तक वो हमारा बीटीए साइन हो जाता है तो न्यू ऑर्डर्स भी इंडिया की तरफ आएंगे। लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कि जो भी बीटीए होगा वो दोनों कंट्री के लिए अच्छा होना चाहिए। नेगोशिएटर्स ने अपना काम किया हुआ है। डॉक्टर सहाय, लोकल से ग्लोबल चेन में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स ने एमएनसीज के लिए कई संभावनाएं खोली हैं। इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपकी क्या रिकमेंडेशंस होंगी? साथ ही ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स पर आप क्या उम्मीद करते हैं? तो इंडियन कंटेक्स्ट में ई कॉमर्स में ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है या जीआई प्रोडक्ट है, वो भी बहुत जल्दी रिजल्ट शो कर सकती है अगर हम उनको ई कॉमर्स के थ्रू सप्लीमेंट करें। पहले एक्सपोर्ट ई कॉमर्स वालों को एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं मिलता था, बट वो बेनिफिट भी अब ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को मिलने लगे हैं। और एक इशू जरूर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब का आया हुआ है, जो कि स्कीम गवर्नमेंट ने नोटिफाई की थी। कुछ हब्स अप्रूव भी किए गए हैं, बट वो हब ऑपरेशनल नहीं हुए। हम लोग ये चाहेंगे वो हब भी जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल हो, क्योंकि जिस तरह का हम इसमें पोटेंशियल देख रहा है, उस तरह की पोटेंशियल को हमें अगर वास्तविकता का जामा देना पड़ेगा तो इस तरह की सपोर्ट की जरूरत होगी। बट रेगुलेटरी एस्पेक्ट आज की डेट में ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के बहुत अच्छी तरह से एड्रेस हो गए हैं। अब हमें शायद इनकी फोकसिंग जो करनी पड़ेगी वो मार्केट रिलेटेड इश्यूज पे करनी पड़ेगी, और हमारा फर्दर कदम उसी दिशा में जा रहा है। डॉक्टर सहाय, जहां तक बात डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स की है,
इसके जरिए जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर है। इस पर कैसे कदम बढ़ाने होंगे, बजट से इसको कैसे नई दिशा और ऊर्जा मिल सकती है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एंड एक्सपोर्ट हब स्कीम में जो डिस्ट्रिक्ट्स की एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी थी वो करीब 550 डिस्ट्रिक्ट्स की रेडी है। डिस्ट्रिक्ट्स ने अपना एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बना दी है जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अथॉरिटीज उसमें हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट में जो सप्लाई साइड चैलेंजेस हैं वो भी आइडेंटिफाई हो गए। लेकिन प्रॉब्ली इस स्कीम को हमें एक सब्सटेंशियल बजट देना पड़ेगा और एक पायलट बेसिस पे करीब 50-100 डिस्ट्रिक्ट में इसको रन करना चाहिए। बिकॉज हमें मालूम है कि शायद स्टेट का एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना जोर नहीं रहा है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भी आइडेंटिफाई करती है, उसके लिए एक बजट होना चाहिए उसको प्लग इन करने के लिए। तो हम ये चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब स्कीम जो इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम है उसमें एक प्रॉपर गवर्नमेंट प्रावधान करे बजट का, और इसको पायलट बेसिस करीब 50 डिस्ट्रिक्ट को मे बी सम क्राइटेरिया पे रोल किया जाए, और इसकी जो लर्निंग है उनको एड्रेस करने के बाद इसको पैन इंडिया बेसिस पे रोल करना चाहिए। डॉक्टर सहाय, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स का पहलू भी अहम है। वो मौजूदा उठक-पटक के दौर में फिलहाल थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। आप मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम को कैसे रीड कर रहे हैं? हम लोग जिस तरह का एम्बिशियस टारगेट एक्सपोर्ट में देख रहे हैं, $2 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, $1 ट्रिलियन गुड्स, $1 ट्रिलियन ऑफ सर्विसेज, 2030 तक मान लियो, 2030 में नहीं होता, 1-2 साल बाद भी होता है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें न्यू कमर स्टार्टअप्स एक्सपोर्ट फील्ड में जाना चाहिए, और हमारे स्टार्टअप्स प्रॉब्ली इतने डिजिटली ड्रिवन हैं कि वो एक तरह से एज लेके आ रहे हैं जब वो एक्सपोर्ट फील्ड में आ रहे हैं। उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों वर्ल्ड क्लास के हैं। और अगर आप देखिए जो न्यू मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम आई है उसमें स्टार्टअप्स को भी काफी सपोर्ट दिया गया है। उन्होंने स्टार्टअप्स को एयर फेयर की बात की है, स्टार्टअप्स को बोला गया है इवन विद जीरो एक्सपोर्ट उनको फर्स्ट ईयर में 1 इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन मिल सकता है, सेकेंड ईयर में 2 पार्टिसिपेशन मिल सकता है। तो गवर्नमेंट जिस तरह का इकोसिस्टम डेवलप करना चाह रही है उसमें स्टार्टअप्स को एक्सपोर्ट फील्ड में लाना चाह रही है। देखिए, ये भी ध्यान रखिए, जब सिचुएशन जितनी चैलेंजिंग होगी उतनी रिवॉर्डिंग होगी। तो अगर इस चैलेंजिंग सिचुएशन में आप ग्लोबल मार्केट में एंटर करते हैं तो सिचुएशन जब भी बेटर होगी तो आप एक एडवांटेजियस पोजीशन में रहेंगे, आपको फर्स्ट मूवर का एडवांटेज रहेगा। देखा जाए तो लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों की अपनी चुनौतियां रही हैं, वहीं एमएसएमईज का जॉब क्रिएशन में बड़ा योगदान है। जहां तक बात वर्कफोर्स को फ्यूचर रेडी बनाने की है, आप बजट में नए दौर के स्किल्स पर किस तरह के कदमों की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में परफॉर्मेंस चैलेंजिंग रहा है बिकॉज लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रीज में भी आ गई है। वेज आर्बिट्राज इंडिया के साथ नहीं रहा है, तो इंडिया को स्किलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक फैक्टर है जो कि अगर प्रोडक्ट की गुणवत्ता पे असर डालती है तो वो स्किलिंग है। तो हमने देखा है बहुत से पहले बजट में री स्किलिंग, अप स्किलिंग, री स्किलिंग पे बहुत ही जोर रहा है, वो रहेगा। कुछ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में शायद हमें एक एंड टू एंड पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, और हम लोग बहुत ज़्यादा आशान्वित है। शायद लेदर और फुटवियर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट $1 बिलियन पैकेज की बात कर रही है। तो बजट में हम कुछ ऐसे सेक्टर्स देखना चाहेंगे जो एक्सपोर्ट सेंट्रिक सेक्टर हो, जिन पे भी पूरा एक तरह से फोकस आए। जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनमें हम जॉब क्रिएशन को प्रायोरिटी देते हैं बिकॉज कंट्री की वो भी बहुत बड़ी जरूरत है। चलते हुए डॉक्टर सहाय, डिस्ट्रप्शंस कई तरह की रही हैं, वहीं टेक्नोलॉजी भी काफी कुछ डिस्टर्ब कर रही है। नए बिजनेस मॉडल्स पर जोर है। ऐसे में ट्रेडिशनल यूनिट्स क्या उम्मीद करें और कैसे बढ़े? जिन ट्रेडिशनल यूनिट में न्यू जनरेशन ने ज्वाइन कर लिया वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो रही हैं और डिजिटली फोकस्ड हो रही हैं। जहाँ सेम जनरेशन चल रही है वहाँ जरूर चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरे को लगता है जो लोकल एसोसिएशन है, जो ट्रेड बॉडीज हैं, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको उस डायरेक्शन में एनकरेज करें। अगर हमें समय के साथ चलना है तो हमें इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना है, अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना होगा। बहुत से बिजनेस हो सकता है करंट मॉडल के साथ ना सर्वाइव करें, न्यू मॉडल के साथ सर्वाइव करें। तो इन जो हमारे जो भी ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं, मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि उनमें नेसेसरी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल डिमांड को टेक्नोलॉजी प्रभावित करेगी। अभी के लिए इतना ही। डॉक्टर अजय सहाय, डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ FIO, एक्सपोर्ट्स पर 360 डिग्री नजरिया रखने के लिए आपका शुक्रिया।
एसएमई एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एमएसएमई मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी और डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर रजनीश से की गई खास बातचीत। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आइए अब नजर डालते हैं एमएसएमई मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी और डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर रजनीश से की गई खास बातचीत पर। आप हमें बता सकें, इस समय कई तरह की कोशिशें हो रही हैं, प्रयास हो रहे हैं एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए। ये क्लस्टर्स के रोल को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक जो क्लस्टर है उसका एक इस पूरे इकोसिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक क्लस्टर में एक ही तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, इनफैक्ट वो वैल्यू चेन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एमएसएमईज और साथ साथ हमारे क्लस्टर्स भी फ्यूचर रेडी बन सकें नई संभावनाओं के लिए, उसके लिए किस तरह की तैयारी हो रही है? क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स भी हैं, उनको और कैसे रेलेवेंट और कैसे प्रासंगिक बनाया जा रहा है आजकल की ज़रूरतों के लिए, उस पर अगर आप इंसाइट्स दे सकें। हमारे जो क्लस्टर्स हैं वो हम उनको मानते हैं कि दीज आर इंजन्स ऑफ आवर ग्रोथ, क्योंकि क्लस्टर्स के अंदर पूरा एक इकोसिस्टम है एमएसएमईज का। और जो हमारे क्लस्टर्स हैं वो ना केवल क्लस्टर्स के अंदर जो एमएसएमईज हैं वो आपस में प्रोडक्शन और बाकी चीज़ें वहाँ पर रहती हैं, वो जो हमारी सप्लाई चेन्स हैं उसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार निभाते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि क्लस्टर्स पे सरकार का फोकस है, और पिछले बजट में आपने देखा भी होगा कि सिडबी जो है वो क्लस्टर बेस्ड फाइनेंसिंग के लिए अपनी नई ब्रांचेस क्लस्टर के अंदर ओपन कर रहे हैं, ताकि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं क्लस्टर्स की उनको हम मीट कर सकें। और दूसरी बात ये कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से हमने एक ये पहल की कि हमारे यहाँ पूरे कंट्री में 75 क्लस्टर लेवल वर्कशॉप्स अभी हमने पिछले 1 महीने में ऑर्गेनाइज की हैं। और इसका रीज़न ये है, हम ये चाहते हैं कि हमारे क्लस्टर्स जो हैं उनको और कैसे हम सुदृढ़ कर सकें। उसके लिए हमें क्लस्टर्स लेवल पे जो यूनिट्स हैं उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको हम कंपाइल करें, और उनके जो फीडबैक हैं उसको लेके हम अपनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो हमें बदलाव लाना है वो हम लेके आएँ। उसमें आपको ये भी सुन के अच्छा लगेगा कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के इसमें अपनाया गया, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और हमारे EPFOs ये लोग जो हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया। BIS से पार्टिसिपेशन था, GST से पार्टिसिपेशन था, और क्लस्टर लेवल पे हमें जो सजेशंस मिले हैं उनको हम अभी कंपाइल कर रहे हैं। सर, ये दौर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का है, इसमें बदलाव की हवाएं चल रही हैं और बहुत ही तेज़ गति पर। AI है, ऑटोमेशन है, कई कंपनीज तो सुपरसोनिक स्पीड पे भाग रही हैं, और हमारे माइक्रो उद्यमी हैं वो भी कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो पीछे ना रह जाएं और कहीं कुछ डिजिटल डिवाइड ना हो। उनको सपोर्ट करने के लिए डिजिटल फ्रंट पर भी प्रयास हो रहे हैं, अगर आप उस बारे में बता सकें। मंत्रालय के द्वारा हम बहुत सी ऐसी स्कीम्स चलाते हैं और हमारे बहुत से ऐसे इंटरवेंशंस हैं जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी, स्पेशली डिजिटल फ्रंट पे हमारे MSMEs इनको हम प्रोत्साहित कर सकें, इनको और अधिक सशक्त हम कर सकें। पहली चीज़ तो ये कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कई बार there is a perception, people think that the technological adoption would be a constraint for the micro, small and medium enterprises. और हम ये मानते हैं कि ये एक परसेप्शन है, रियलिटी नहीं है। टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन जितनी तेज़ी से MSME सेक्टर में हो रहा है वो हमारे लिए, अपने लिए एक एग्जाम्पल है जिसको हम देखते हैं। और मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा, मिनिस्ट्री के द्वारा एक योजना चलाई जाती है, PM विश्वकर्मा योजना। ये आर्टिजन और क्राफ्ट्स पीपल के लिए, ये पूरी की पूरी योजना जिसके अंदर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं हमारे आर्टिजन्स का, और हम उनको स्किलिंग देते हैं। इसके अलावा बैंक से उनको लोन मिलता है, मार्केटिंग सपोर्ट होती है, टूल किट प्रोवाइड की जाती है। दिस एंटायर स्कीम इज़ पेपरलेस, देयर इज़ नो पेपर वर्क विच इज़ इन्वॉल्व, और पूरा डिजिटल जो है एक इकोसिस्टम इसमें तैयार किया है। आज की तारीख में 11 लाख से ऊपर टूल किट हम देश के दूर दूर के इलाके में हम वितरित कर रहे हैं। टूल किट लोगों के घर पे दी जा रही है। कई टूल किट्स हमारी ऐसी हैं जिसमें जो वेट है, टूल किट का अपना वेट जो है वो 80 किलो है। तो
3 बॉक्सेस के अंदर वो टूल किट्स जाती हैं और वो वहाँ पर डिलीवर होती हैं। जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी से एक्चुअली अपॉइंटमेंट लिया जाता है कि आप घर पे कब अवेलेबल होंगे, तो वहाँ जाके इंडिया पोस्ट उस समय डिलीवरी करता है। टैरिफ्स ने हमारे ट्रेड के समीकरण को बदल दिया, यूएस टैरिफ्स ने, लेकिन हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई रीजन्स के साथ कर रहे हैं वो नई संभावनाएं खोल रहे हैं न्यू मार्केट्स में। वहीं डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स पर काम हो रहा है। सो लोकल से लेकर ग्लोबल तक तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो सर, इसमें जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने ब्रांड्स के लिए तो काम किया लेकिन अपना ब्रांड नहीं बनाया। आपने जो पॉइंट उठाया कि टैरिफ्स आजकल एक बड़ा इशू है, ग्लोबल हेडविंड्स हैं, पर मेन चीज़ देखने वाली ये है, Q2 के अभी जो इंडियन इकोनॉमी के रिजल्ट्स आए हैं, वी आर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 8.2%. सो दैट इज इंडिकेटिव ऑफ द resilience of the Indian economy. MSMEs are contributing 30% to the Indian economy, so we believe MSME are a part of the resilience of Indian economy. कि अगर आप एक्सपोर्ट्स का डेटा भी देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स का डेटा है उसके अंदर भी there is a robust growth despite the global headwinds that we are facing. आजकल ई-कॉमर्स एक बड़े तौर पे उभर के आया है और ई-कॉमर्स के अंदर आप देखेंगे कि जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा रोल है। तो आज जो हमारा मंत्रालय का फोकस है, दैट इज़ टू एनेबल एंड हैंड होल्ड द MSMEs टू गेट ऑन बोर्डेड ऑन टू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। हमारे MSMEs हैं उसमें हम बेसिकली उनको फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली कैटलॉग करें। कैटलॉग करने के बाद वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे आएँ और फिर ई-कॉमर्स के माध्यम से वो अपने बिजनेस को एक नया विस्तार दे सकें, क्योंकि आप लोकल या लोकलाइज्ड मार्केट्स तक सीमित नहीं हैं। आज के SME एक्सप्रेस में इतना ही। बजट 2026 पर रहेगी हमारी नजर और आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल नमस्कार।